दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं सदाशिव गच्छे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम की कड़ी में मिलने जा रहे हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से है ऐसे हमारे मित्र रमेश राम जी सोनाले। जी हाँ, रमेश राम जी सोनाले एक ऐसे व्यक्ति है पूरी तरह से बुद्ध शाहू फूले आंबेडकरी विचारों से समर्पित है। बाबा साहब का कुछ देना है, बाबा साहब के विचारों का समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो काम करते हैं। रिपब्लिकन हक परिषद के माध्यम से वो संस्थापक अध्यक्ष है और कई सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कई प्रश्न इस परिषद के माध्यम से उन्होंने छुड़ाए हैं। तो आज मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आदरणीय रमेश राम जी सोनाले साहब से। सोनाले साहब, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आपका मैं स्वागत करता हूं, तो इस बारे में आपका परिचय दें। मैं रमेश राम जी सोनाले रिपब्लिकन हक परिषद का संस्थापक अध्यक्ष हैं। मैं विगत 30-35 वर्षों से अम्बेडकरी मूवमेंट में कार्यरत हूं। बाबा साहब अम्बेडकर का ऋण अपने ऊपर है। वो ऋण अगर सामाजिक सेवा के माध्यम से मैं अगर राई फेरना चाहता हूं, अगर वो मैं फेर सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। सोनाली साहब, रिपब्लिकन हक परिषद आप चलाते हैं और इस परिषद के माध्यम से समाज का जो भी प्रश्न आता है तो उसको आप नया आयाम देने का काम करते हैं। तो इस परिषद की स्थापना कब हुई है और इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। इस परिषद की स्थापना 1 जनवरी विगत 16-17 साल पहले हुई है और तब से मैं हर वर्ष वर्धापन दिन के हिसाब से यहाँ पर रिपब्लिकन हक परिषद का मनाता हूँ। और उस दिन मैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं ऐसे महानुभावों का सत्कार करना, उनका सम्मान करना, उनके प्रति अपना ऋण व्यक्त करना समाज के प्रति, ये भावना मन में रखते हुए मैं रिपब्लिकन रत्न, रिपब्लिकन मित्र, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार और वीर सर सेनापति सिद्धनाथ महार उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार आदि पुरस्कार देकर समाज के महानुभावों का मैं सम्मान करता हूँ। सोनाली साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी समाज में जो काम करते हैं बंदे, बाबा साहब के बंदे, उनको आप एक प्रेरणा देने का काम करते हैं, उनको एक स्फूर्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, ऐसा काम करते हैं आप। तो इस रिपब्लिकन हक परिषद के माध्यम से आपने पहला आंदोलन कब छेड़ा था और वो उसका विषय क्या था? अनेक सामाजिक आंदोलन किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यपूर्ण आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से गोदावरी तट पर भीम घाट, ये प्रचलित बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा का स्थान है। उस स्थान को उसकी सुशोभीकरण करना, उसकी प्रगति करना, इसलिए गुरुता गद्दी के काल में उस भीम घाट के लिए 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। लेकिन कुछ जातीयवादी समूहों की वजह से वो 22 करोड़ रुपए भीम घाट के प्रगति के लिए खर्च करने के बजाय अलग इतरत्र खर्च करने की मानसिकता उन जातीयवादी लोगों की थी। इसीलिए हमें वहाँ पर जल आंदोलन करना पड़ा और गोदावरी नदी के पानी में हमने गले तक अपने आप को 8 घंटे तक डुबो के रखा और उसके बाद में कहीं जाकर प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रशासन ने वहाँ पर 22 करोड़ का काम किया। ये सबसे पहले उपलक्ष्य मेरे पीरियड में मैंने जो किया अपने सामाजिक जीवन में, वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य भीम घाट की प्रगति का किया है। सोनाले साहब, इस आंदोलन का जो जल आंदोलन आपने किए थे, इस आंदोलन की काफ़ी महाराष्ट्र भर चर्चा हुई थी और ये आंदोलन अच्छा कामयाब भी रहा। तो 8 घंटे आप जल में रहकर ये कैसा आपने इस आंदोलन को आयाम दिया है, कैसा किया? 8 घंटे पानी में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने आप को पानी में डुबो लिया था। उसमें 10 से 12 लोगों को बहुत ही बड़ी तकलीफ हुई, उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, ऑक्सीजन पे रखना पड़ा। 2 लोगों को तो मौत ने छू कर गया था। इतने पर भी हम नहीं मान रहे थे और जल आंदोलन को पूरे आगे और रेखने की कोशिश हमारी जारी थी। लेकिन प्रशासन हमारे इस कोशिश के सामने झुक गया और वहाँ पर 22 करोड़ का काम करने के लिए उन्होंने मान्यता दी और तात्काल वो काम की शुरुआत भी प्रशासन ने की। सोनाले साहब, अधिकारी को कैसा झुकाना, यानी प्रशासन को कैसा झुकाना, बहुत अभ्यासपूर्ण आप जो भी आंदोलन छेड़ते हैं
तो उस अभ्यास करते हैं उस बारे में। तो आपने दूसरा एक आंदोलन किया था जो यशवंत, नांदेड़ में यशवंत महाविद्यालय है, उसके सामने बुद्ध मूर्ति की जो जगह है, इस जगह मिलाने के लिए आपको बहुत आंदोलन करना पड़ा। इस आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी दें। 28 फरवरी 2006 को नांदेड़ की महानगर पालिका में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति वीआईपी रोड स्थित एक महानगर पालिका की जगह पर बैठाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित करने के बाद भी कुछ जो आतंकवादी, सामाजिक आतंकवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि शहर के मध्य स्थित भाग में वहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित हो। इसीलिए उसको जानबूझकर उन लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया। इसलिए हमें बहुत सारा आंदोलन करना पड़ा, धरने धरना पड़ा। हमको फिर एक बार गोदावरी नदी में अपने आप को डुबाने की कोशिश करनी पड़ी। जब हमको पुलिस प्रशासन ने रोका तो वहाँ पर हमने ठिया आंदोलन करके प्रशासन का निषेध किया। और आज तक 2006 से लेकर आज 2023 पूर्ण होते आया है, इतने साल हो गए, वहाँ पर प्रशासन ने अभी तक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित नहीं की। लेकिन हर साल में से कम 2 से 3 बार भीम जयंती को, बुद्ध जयंती को और दशहरे के दिन हम वहाँ पर पंचशील ध्वज का ध्वजारोहण करते हैं और हम वहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए त्रिशरण पंचशील का पठन करते हैं। जी जी, सोनाली साहब, आपकी एक खासियत है, आप आदमी गरीब हो या अमीर हो, जो भी प्रश्न आपके पास लेके आता है तो उसको आप आपके रिपब्लिकन परिषद के माध्यम से उसको आयाम देने का, उसको न्याय देने का काम करते हैं। तो ये न्याय देने का काम आप किस तरह से करते हैं? आप, मैं जानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के लोग बहुत पीड़ित है और उन पीड़ित समाज को कभी भी खड़ा रहने के लिए, उठने के लिए कुछ लोगों का प्रयास उनका रोकने का रहता है। और हमेशा ये ज़्यादा करके ग्रामीण इलाकों में जो तबके रहते हैं, पीड़ित लोग रहते हैं, उनको कभी भी न्याय ना मिले, उनके प्रति द्वेष की भावना सदा इन लोगों की रहती आई है। जब ग्रामीण भाग का कोई पीड़ित परिवार मेरे पास किसी काम के लिए आता है तो मैं यहाँ पर आने के बाद में जो प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी है, जिसमें जिलाधिकारी हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, इन महोदयों से मिलकर उनको उस बात की मजबूरी समझाकर, उनकी नीड समझाकर मैं उनका काम करने के लिए प्रशासन को कानून की तहत पूर्ण मजबूर कर देता हूं और उन लोगों के काम को सही ढंग से अंजाम देकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। सोनाली साहब, खास करके युवा वर्ग जो है अपना इधर उधर आज भटकते हुए नजर आ रहा है। इलेक्शन आते हैं तो युवा वर्ग किसी भी पार्टी में जाने का प्रयास करते हैं और कहीं से कुछ मिलता है क्या, ये देखते हैं। तो ऐसे युवा वर्ग के लिए क्या कहेंगे आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक अकेले इंसान ने इस पीड़ित समाज को, जो दलित है, पीड़ित है, वो समाज के उत्थान के लिए आपने जी जान के कोशिश की। आपने आखिरी सांस तक बाबा साहब ने इस समाज को उठाने के लिए, इस समाज को सर्वाधिकार प्राप्त होने के लिए, उनमें स्वाभिमान जागृति आने के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन में जीवन भर प्रयास किया और उनको उस तरह का स्वाभिमान अधिकार बाबा साहब ने प्राप्त करके दिया। लेकिन आज बाबा साहब के प्रति श्रद्धा कम नहीं हो रही है। बाबा साहब के प्रति श्रद्धा हर एक के दिल में बहुत भरपूर है, लेकिन बाबा साहब के मार्ग पर चलने की जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति आज अम्बेडकरी समाज के युवा वर्ग से बहुत दूर जा रही है। उनको अलग अलग ढंग से, भले ही जो विपक्षी पक्ष है, समझो जो कांग्रेस भी हो, राष्ट्रवादी भी हो, भाजपा हो, शिवसेना हो, अम्बेडकरी पक्ष छोड़कर जो अन्य पक्ष है, वो इन लोगों को, युवा वर्ग को कुछ लालूच देकर, कुछ उनको आमिष देकर अपने तरफ खींचकर बाबा साहब की मूवमेंट से उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि तुम अपना स्वार्थ देखो, तुम अपना हित देखो। समाज और स्वार्थ का हित देखने के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ करके गया है, इसके आगे तुमको कुछ करने की गरज नहीं। इसलिए मेरे युवा वर्गों को भड़काने का, उनको अलग अलग ढंग से
अलग अलग रास्ते पे ले जाकर छोड़ने का और किसी खाई में ढकलने का प्रयास ये जातीयवादी पक्ष, जातीयवादी लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरी युवा वर्गों से, अंबेडकरी समाज के युवा वर्गों से, बहुजन समाज के युवा वर्गों से हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि बाबा साहब के प्रयास को समझो। बहुजन नेताओं ने जो तुम्हारे लिए प्रयास किए हैं, तुम्हारे लिए जो कष्ट सहे हैं, उन कष्टों को याद रखो, उनके प्रति ईमानदारी रखो और बाबा साहब के प्रति अगर श्रद्धा तुमको सही ढंग से व्यक्त करनी है तो बाबा साहब के किताब पढ़ो। बाबा साहब के प्रति जो भी किसी ने लिखा है वो एक बार पढ़कर बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब ने किस कष्टों से अपने को ये मिलाने का, सर्वाधिकार मिला के देने का प्रयत्न किया है, वही प्रयत्न अपने को संभाल के रखना है। तुम्हारे प्रति तुमको कुछ करना नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब ने दिया है, जो स्वाभिमान दिया है, उस स्वाभिमान को टिकाए रखने के लिए सिर्फ तुम्हें अपने समाज के प्रति श्रद्धा, बाबा साहब के प्रति आदर हमेशा कायम रखना चाहिए, न कि किसी लालच से, न तो किसी आमिष के द्वारा तुम अपनी रास्ता भटकने की कोशिश करनी चाहिए। सोनाली साहब, आपने बहुत ही प्रेरणादायी युवा वर्ग के लिए यहाँ पर आपने अपनी बात रखी है। तो मेरा कहना ये है कि बाबा साहब के पश्चात ये समाज अभी तक सत्ताधीश नहीं बन पाया है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? बाबा साहब का समाज सत्ताधीश हो सकता था। बाबा साहब का समाज सत्ताधीश इसलिए नहीं हुआ कि बाबा साहब के विचारों को सिर्फ हमारे घर में सजा के रखते हैं। बाबा साहब के विचारों के प्रति हम सजग नहीं रहते, बाबा साहब के विचारों के प्रति हमारी कर्तव्य तत्परता नहीं रहती, बाबा साहब के विचारों के प्रति हम उसकी अमल बजावनी नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। इसीलिए कभी भी हम राजकारण में, पॉलिटिक्स में सत्ताधीश नहीं बन सके। और आज का ज़माना पैसों का ज़माना है। आज का ज़माना पैसों के ताकत पर, पैसों के जोर पर इस समाज को पीछे ढकलने का प्रयास जो विपक्ष ताकतें कर रहे हैं, वो खुद पैसे वाले हैं। उनके पास हर ढंग का पैसा है, हर ढंग से उनके पास क्या बोलेंगे उसको, आर्थिक शक्ति है। और वो शक्ति के जोर पर हमेशा वो इस समाज को, रिपब्लिकन ताकत को, अंबेडकरी मूवमेंट को दबा के रखते हैं और उनको कभी भी सत्ताधीश होने के लिए वो लोग आगे आने का प्रयास करने नहीं देते हैं। सोनाली साहब, अभी अभी जो महाराष्ट्र में जो वातावरण चल रहा है, अभी जो सरकारें बदल रही है, आ रही है, तो ये स्थिर सरकार नहीं है, बराबर है? तो ये क्या 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 कारण क्या हो सकता है? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो एक भ्रष्टाचार का सर्वोत्तम उदाहरण है। भ्रष्टाचार के माध्यम से ये सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार को गिराकर अपना अस्तित्व उन्होंने सिद्ध किया है। 40 आमदारों को फोड़ा गया है। अभी प्रचलित जो बात चल रही है कि खोखे का सरकार है, किसी को खोखा दिया गया है, किसी को और कुछ दिया गया है और इन लोगों को फोड़कर, इसका मतलब ये है कि इस सत्ता के राजकारण में, इस सत्ता के पथ पर अपनी इंसानियत, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता अभी लोगों में सिलक नहीं रही। इसीलिए एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया सरकार भ्रष्टाचार का सर्वोत्तम उदाहरण है। भ्रष्टाचार का इसके आगे कोई उदाहरण नहीं होगा, इसके पहले कोई उदाहरण नहीं हुआ। हर सरकारें गिरती है, बदलती है, लेकिन किसी तत्व प्रणाली के अधीन रहकर ये सरकारें गिरनी चाहिए। लेकिन ये सरकारें पैसों की ताकतों पर, माया जोर के ताकत पर ये सरकारें गिर रही है, बदल रही है और ये सामाजिक हित के लिए, देश के हित के लिए बहुत ही हानिकारक है। सोनाली साहब, अभी अभी देश के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई है। चर्चा ये है कि हर कोई बंदा बोल रहा है कि अभी संविधान जो है, इस संविधान को बदलना चाहिए। तो वाकई में संविधान बदला जा सकता है क्या? क्या कहेंगे अभ्यासक बोलकर आप? देखिए, बाबा साहब का संविधान सारे देश ने, विश्व ने माना है सर्वोत्तम संविधान। इस तरह की गणना बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब के संविधान के प्रति की जाती है। किसी के बाप में दम नहीं है कि बाबा साहब का संविधान बदल सके। ठीक है, बाबा साहब के समाज को, बाबा साहब के रिपब्लिकन समाज को, अंबेडकरी समाज को वलगरा कर
किसी और रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस दिन बाबा साहब का संविधान बदलने की कोशिश की जाएगी, उस दिन बाबा साहब का हर एक युवा वर्ग, हर एक बाबा साहब का ताकतवर वर्ग रास्ते पे आएगा और इस समाज के जो विषमतावादी लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, इनको अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी बौद्धिक कौशल्य से उनको मात देंगे और बाबा साहब के संविधान को बचाए रखेंगे। मैं जानता हूं कि बाबा साहब का संविधान बदलने की किसी में हिम्मत नहीं। आज 120 देश दुनिया में हैं और 100 देशों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाती है और उसके सामने लिखा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज, विद्वत्ता का प्रतीक बाबा साहब को माना जाता है। और ऐसे बाबा साहब के प्रति, उनके संविधान के बदलने के प्रति किसी में अगर कोई विषमता की बीज किसी ने बोए होंगे, किसी के मन में पनपते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ख्वाब है। दिल निकलने के बाद वो ख्वाब टूटने वाले हैं। और हम जब अपनी ताकत, अपनी मुट्ठी हम अपनी ऐसी संभाल कर रास्ते पे आ जाएंगे, हाथ में हाथ मिलाएंगे, कंधे को कंधा लगाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकरी समाज के साथ संविधान बदलने के लिए मुकाबला करने की ताकत किसी भी समाज में, किसी भी पक्ष में किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहब का संविधान बदल सके। सोनाली साहब, 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है सिद्धनाथ महारीन के याद में, और वहाँ पर बाबा साहब देश के या बोलो दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो वहाँ पर वो स्तंभ को नमन करने के लिए बाबा साहब खास करके वहाँ पर आते थे। तो वही प्रेरणा लेकर आपने नांदेड़ में पिछले 3 साल से भीमा कोरेगांव की प्रतिकृति यहाँ पर निर्माण करके वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम लेते हैं। और प्रोग्राम तो लेते हैं लेकिन समाज में काम करने वाले लोगों को आप पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। तो ये प्रोग्राम के पीछे की क्या संकल्पना हो सकती है? ये प्रोग्राम कैसा शुरू किया आपने, किस हालात में शुरू किया है? 1 जनवरी 1818 में भीमा नदी पर कोरेगांव गांव में सरसेनापति वीर सिद्धनाथ महार के खिलाफ पेशवाओं ने जंग छेड़ दी थी और उनको कहा गया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने को लड़ना है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। देश के प्रति, देश के आज़ादी के प्रति सरसेनापति वीर सिद्धनाथ महार, इनके दिल में बहुत ही इच्छा शक्ति थी, अपने देश के प्रति बहुत ही प्रेम था, वो प्रेम से ओतप्रोत थे। लेकिन उन्होंने पेशवाओं से कहा था कि हमें सम्मान की ज़िंदगी दीजिए, हमें अधिकार प्राप्त करने दीजिए, हमको स्वाभिमान से जीने दीजिए। लेकिन पेशवा ने उन्होंने कहा था कि तुमको ये कभी भी तुम्हारे ज़िंदगी में प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे कमर को झाड़ू, तुम्हारे गले में मटका, तुम्हारी छाँव से भी हमको अछूत महसूस करते हैं हम अपने आप को। ये समझकर उन्होंने सरसेनापति वीर सिद्धनाथ महार का उस सभागृह में अपमान कर कर उनको बाहर भेज दिया था। जब सरसेनापति वीर सिद्धनाथ महार अपने सारे साथियों के पास गए और उनको उन्होंने कहा कि पेशवाओं ने मेरा अपमान किया, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला था, हमको स्वाभिमान से, इंसान समझकर इंसानियत से जीने का हक दीजिए। उन्होंने हमको धुतकार दिया, मेरा अपमान करके मेरे को हकाल दिया। अब हमें अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पेशवाओं का पराजय करना चाहिए, पेशवाओं को पराजित करना चाहिए। इसीलिए वीर सिद्धनाथ महार अपने 500 सैनिकों को लेकर पेशवाओं पे टूट गिरे और 28,000 पेशवाओं की कत्ल करके भीमा कोरेगांव की लड़ाई, भीमा कोरेगांव का जंग वीर सिद्धनाथ महार ने उस दिन जीत लिया। और जिस दिन उन्होंने वो जंग जीत लिया, उस दिन अंग्रेज़ों ने उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना, ऐसी उनकी भूमिका थी। इसीलिए उन्होंने उनको बुलाया और उनको कहा कि हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। तो वीर सिद्धनाथ ने एक बहुत बड़ी बात उनको कही कि हमने जो जंग पेशवाओं के खिलाफ लड़ा था, वो अकेला जंग वीर सेनापति सिद्धनाथ महार बोल के मैंने अकेले नहीं लड़ा था, वो हमारे एकता का प्रतीक था, हमारे एकता का बहुत बड़े ताकत का वो एक उदाहरण था। और हमारी एकता का प्रतीक यानी मेरे 500 सारे सैनिकों की वो जीत है, मेरी अकेले की जीत नहीं है।
इसीलिए हमारा अगर सम्मान करना है तो हमारे सम्मान के प्रति कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पूरी पीढ़ी उस निशान को देखकर प्रेरणा ले और अपनी ताकत, एकता की ताकत को वो सही ढंग से अपने ज़िंदगी में अंजाम दे। इसीलिए भीमा कोरेगांव का क्रांति स्तंभ अंग्रेज़ों ने वहाँ पर बनाया और पूरे महार सैनिकों का उन्होंने सम्मान किया। तब से आज तक 2006 साल हो गए, 206 साल हो गए। महार सैनिक, बाबा साहब को मानने वाला सैनिक, अम्बेडकरी समाज, रिपब्लिकन सैनिक उस महार सैनिकों के श्रद्धा स्थान को, उस प्रेरणा स्थान को जाकर निर्विवाद सलामी देता है और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। लेकिन हर किसी को वहाँ पर जाकर उन श्रद्धा सुमन, उन सेनाओं के प्रति, सेनापतियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना नहीं हो सकता। इसीलिए नांदेड़ में मैंने भीमा कोरेगांव की प्रतिकृति क्रांति स्तंभ की स्थापना हर साल यहाँ पर महात्मा फुले क्रांति ज्योतिबा फुले के पुतले के पास करता हूँ और बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर वहाँ पर समाज में सामाजिक काम करने वाले कुछ महानुभावों का मैं वहाँ पर सम्मान करता हूँ, उनके प्रति आदर करता हूँ। और सर सेनापति वीर सिद्धनाथ महार के नाम से मैं एक पुलिस में, मिलिट्री में, जहाँ पर भी उन्होंने काम किया है, ऐसी जगह पे देश सेवा के लिए काम करने वाले सैनिकों का मैं सम्मान करते आया हूँ और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी बात है। आप पिछले 3 साल से भीमा कोरेगांव की प्रतिकृति यहाँ पर निर्माण करते हैं और लोगों को भीमा कोरेगांव यानी पूना के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखते हैं, तो इस कार्य की मैं सराहना करता हूँ। तो सोनाली साहब, आपकी रिपब्लिकन हक परिषद जो है, तो आने वाले 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो ये परिषद के माध्यम से चुनाव लड़ने वाले क्या आप? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल लेवल पे काम नहीं करता। मेरी सिर्फ इच्छा है बाबा साहब के प्रति अपना आदर, उनके प्रति अपना ऋण व्यक्त करने के लिए मैं सिर्फ सामाजिक काम करता हूँ। मैं कभी भी चुनाव लड़ना या चुनाव के प्रक्रिया में भाग लेना, ये मेरी मानसिकता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, जो कोई अच्छे इंसान हो, उनके प्रति मैं अपना भाव व्यक्त करता हूँ। उनको अपने तरफ से जो भी सहकार्य करने की गरज पड़ती है वो सहकार्य करने की कोशिश करता हूँ और अपने समाज को, अच्छे लोगों को वोट देने के लिए आह्वान करता रहता हूँ। मैं खुद कभी भी इस इलेक्शन के, इस चुनाव के प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता। सोनाली साहब, आपका जो इतिहास है, यानी आपका जो कार्य है, ये कार्य तो बहुत सराहना कार्य है, लेकिन ये पूरा आप कार्य बताते हुए आपके परिवार के बारे में कुछ यहाँ पर कहा नहीं, तो आपके परिवार के बारे में हम जानेंगे। मेरे परिवार में अभी हम 6-7 लोग हैं। एक बेटी है, 3 बेटे हैं, एक बहू है और एक पोती है। मेरे बेटे पढ़े लिखे हैं। एक बच्चा MBA है, दूसरा MSW MJ करे वाला है, तीसरा BA करे वाला है और दोनों भी मेरे साथ प्लॉटिंग के धंधे में मेरा हाथ बटाते हैं। मेरे साथ वो प्लॉटिंग का धंधा करते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो मेरे को मदद करते हैं और मैं उनको धंधे में किसी तरह से वो बिजनेस में आगे आए, बिजनेस में वो सक्सेस हो, इस तरह की कोशिश हमेशा उनके लिए करता रहता हूं और वो कायम हमेशा जीवन के अंत तक वो कोशिश मेरी जारी रहेगी। जी जी। सर, क्या होता है कि जैसे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा थी, तो आपकी जो धम्मपत्नी है, इनके बारे में आपने नहीं कहा, वो तो आपकी प्रेरणा है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। मेरी प्रेरणा तो बाबा साहब अम्बेडकर है जी। लेकिन मेरे संसार में, मेरे प्रपंच में विगत 40 साल से मुझे अपने जीवन का साथ देकर कभी भी मुझे किसी प्रकार का मेरे तरफ आग्रह न करते हुए संसार का गाड़ा जिस ढंग से चलना चाहिए, इंसानियत से, तमीज़ से, सबको साथ लेकर अपने रिश्तेदारों के साथ स्नेह बनाए रखने का प्रक्रिया
मेरी बीवी ने अपने जीवन में की है। और मेरी बीवी हर कोई अपने बीवी की तारीफ करता है, मैं भी अपनी बीवी की तारीफ करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक विवंचना जब मुझे थी, आर्थिक संकट से मैं जब गुजर रहा था, तो मैं खुद हताश हुआ था। और जब मैं हताश हुआ था तो उस वक्त मुझे मेरी बीवी ने बहुत साथ दिया। मेरी बीवी ने मुझे अपना साथ देकर मुझे खड़े रहने के लिए बहुत बड़ी ताकत बनी, मेरी प्रेरणा बनी, इसलिए मैं उसके प्रति बहुत ऋण व्यक्त करता हूँ। सोनाली साहब, इतना सारा आपका काम है, तो ये आपका काम देखकर किसी संस्था ने बोलो या किसी सरकार ने बोलो, आपके कार्य की सराहना करके आपको पुरस्कार दिया है क्या, पुरस्कार से सम्मान किया है क्या? नहीं, मुझे किसी ने पुरस्कार नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब समाज का काम करता हूँ तो समाज में मेरे प्रति आदर व्यक्त करता है, यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे किसी और पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है। जब प्रशासन के पास मैं समाज के प्रति कुछ समस्याएं लेकर जाता हूँ तो प्रशासन के लोग मेरे प्रति इज्जत व्यक्त करते हैं, आदर व्यक्त करते हैं, और मैंने बोले वाली बात वो सच है ये मानकर उस बात को वो अंजाम देने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरा आदर, वही मेरा सत्कार है। सोनाली साहब, बातें करने के लिए तो बहुत सारा आपके पास में विचारों का खजाना है, लेकिन समय की पाबंदी है, तो जाते जाते मेरा आपसे आखिरी एक सवाल रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, तो घर में बैठे हुए लोग आपको जो देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या संदेश दोगे, क्या पैगाम दोगे आज? मैं लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उसी लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से बाबा साहब के समाज के लोगों को, अम्बेडकरी समाज के लोगों को, रिपब्लिकन मूवमेंट में काम करने वाले लोगों को, सभी को एक हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी भी भ्रष्टाचार की छांव अपने पे गिरने नहीं दी। बाबा साहब ने कभी अपने जीवन में अपने स्वाभिमान को धक्का नहीं लगने दिया। दागदार बनने की कभी भी बाबा साहब ने कोशिश नहीं की। बाबा साहब चाहते तो सोने के चमचे से निवाला खा सकते थे, नोटों के गादी पे बाबा साहब सो सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने इन सभी चीज़ों को धुतकार दिया और सिर्फ इतना कहा कि मेरी ये जो 7 करोड़ समाज है, 7 करोड़ लोग हैं, इन समाज का दायित्व ये मेरा है, और इस समाज की प्रगति, इस समाज की उन्नति, इनके उत्थान के लिए मुझे अकेले को प्रयत्न करना है। कोई और मेरे समाज को उत्थान, उनके प्रति, उनके सम्मान के प्रति कोई प्रयत्न करने वाला नहीं, कोई कोशिश करने वाला नहीं, मेरे सिवा उनका कोई सानी नहीं, उनका कोई वाली नहीं। ये बाबा साहब जानते थे। अभी हम लोगों की ये ज़रूरत है कि बाबा साहब ने हमारे प्रति जो आदर श्रद्धा व्यक्त की, हमारे प्रति जो एक बाबा साहब ने इच्छा व्यक्त की, वही इच्छा, वही श्रद्धा हम बाबा साहब के प्रति व्यक्त करें और किसी लालच में भ्रष्टाचार के अधीन ना जाए, भ्रष्टाचार को स्वीकार ना करें। बाबा साहब के मूवमेंट को, बाबा साहब की कृति को कहीं पर दाग लगे, ऐसी कृति हमारे से हो, ऐसी कोशिश भी हम ना करें। रिपब्लिकन माध्यम से मैं जो लोग सत्ता पे सत्ताधीश होने की कोशिश करना चाहते हैं, उनको मेरा ये कहना है कि बाबा साहब की जो प्रेरणा थी, बाबा साहब का जो प्रचार था, बाबा साहब का जो प्रसार था, उसी को कायम रखो और उसी को कायम रखकर एक दिन समाज आपको नक्कीच सर पर लेकर नाचेगा और बाबा साहब के प्रति श्रद्धा ही आपकी सही श्रद्धा होगी। तो दर्शकों, ये थे रमेश रामजी सोनाले, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं और रिपब्लिकन हक परिषद के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और आने वाले दिनों में रिपब्लिकन हक परिषद के माध्यम से रमेश रामजी सोनाले, इनके हाथों से ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसा ही बाबा साहब के विचारों का कार्य आगे बढ़े और ये आगे बढ़ाने के लिए रमेश रामजी सोनाले साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।